Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 17th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 17 फरवरी 2026 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज हमारे सेशन में काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए एंड आज के सेशन में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेड हैं, यानी कि उन सब चीज़ों को हमने पढ़ रखा है पहले भी, लेकिन वो अपडेट हुई हैं, यानी उनसे रिलेटेड कोई ना कोई नया अपडेट आया है। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, आपको कुछ काम की इंफॉर्मेशन को रिवाइज भी करवाएगा और कुछ नए अपडेट्स भी देगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करे। सबसे पहला आर्टिकल आज अखबार में आपने देख लिया होगा, पेज नंबर 1 के ऊपर में प्रेजेंट है। द हिंदू इंटरनेशनल एडिशन हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो हमारा एनजीटी है, एनजीटी आप सभी लोगों को पता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम की एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका मेन पर्पज है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, हमारे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना, कोई प्रदूषण ना हो, किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ट्राइबल ग्रुप्स हैं स्पेशली उनके राइट्स का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो एनजीटी ने रिसेंटली एक क्लियरेंस दिया है टू द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यार बहुत टाइम से न्यूज़ में आप लोगों को पता होगा। पहले मैं आप लोगों को मैप में लेकर चलता हूं ताकि एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले, आप चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझ सकें। तो इंडिया का ये है हमारा नक्शा और हमें चलना है यहाँ पर अपने अंडमान निकोबार आइलैंड पे। जब भी आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो आपको पता है इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हमारा टेरिटरी का पार्ट है और इधर यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब इसको एक साथ हम बोल रहे हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वैसे आइलैंड्स ये सेपरेटली छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। जैसे आप देख पाओगे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा अंडमान आइलैंड्स है, नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ पर ये निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे हैं निकोबार आइलैंड्स हैं। और निकोबार आइलैंड में भी ये जो बड़ा वाला टापू आपको दिख रहा है, जो ये बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, ग्रेट निकोबार याद रखिएगा। ग्रेट निकोबार में ही आप नीचे जाओगे तो एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एग्जैक्टली इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कौन सी जगह है? ये भारत का सदर्न टिप माना जाता है, यानी साउथ में इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट जो है, जो साउथ में सबसे एग्जैक्ट लोकेशन प्रेजेंट है, वो इंदिरा पॉइंट है। समझ गए? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं ताकि ग्रेट निकोबार की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़िया तरीके से हमारे साथ में बनी रहे। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो जगह है ना, इसको डेवलप करना, यहाँ पे हमारी फोर्सेस का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी की, वो बात इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का भी मेन यही पर्पज़ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये निकोबार आइलैंड्स हैं, ऊपर वाले आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स हैं, साथ में मिला दोगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहलाएंगे। तो इनके बीच में कोई चीज़ है क्या? बिल्कुल है, जूम करूंगा तो आपको दिख रहा होगा। तो यह है दोस्तों एक 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल है बीच में, जो हमारे इन दोनों टेरिटरीज को, अंडमान आइलैंड्स को, निकोबार आइलैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये यूपीएससी का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से कह रहा हूं कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया कि हम लोग किस एरिया को डेवलप कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, और उसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग बहुत सारे टर्मिनल, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें बनाने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो आप देख पाओगे 92,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि भाई ये जो जगह है ना, ये बहुत हरी भरी जगह है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो क्या इन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? इसके ऊपर बहुत समय से रिसर्च हो रहा है, सर्वे हो रहा है, अप्रूवल मांगे जा रहे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मांगे जा रहे हैं कि सारी बॉडीज अपना हाँ कर दें या अप्रूवल भर दें कि यहाँ पर एनवायरमेंट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो फिलहाल सारे के सारे अप्रूवल्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं। एक दो जगह पर अप्रूवल रह गया है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। सारे अप्रूवल्स पूरे होते ही ये प्रोजेक्ट लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देंगे।
क्वेश्चन यह है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा तो बहुत सारे जो ये पेड़ पौधे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कुछ और अन्य जीव, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं जो केवल यहीं पर पाई जाती हैं, दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती हैं, उनका क्या होगा, परेशानी होगी उनको। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं, जनजातियां, प्रजातियां, शोम्पन ट्राइब्स जो इस रीजन में पाए जाते हैं, वो बाहर की दुनिया से हमसे कांटेक्ट रखना नहीं चाहते, लेकिन आज हम ज़बरदस्ती वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है, प्रॉब्लम यही है कि भाई इससे आने वाले समय पर ग्रेट निकोबार एरिया का जो पूरा एनवायरमेंटल एरिया है या यहाँ का जो पूरा एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इवन जो यहाँ पर रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार, वैसे तो इसको साल 2022 में अप्रूवल दिया गया था। शुरू में बोला जा रहा था कि हम इसमें 72,000 कितना 72,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब अपडेट यह है कि भाई इसमें बोला जा रहा है 92,000 करोड़ रुपीस खर्च करने की और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। लेकिन क्वेश्चन यही है, क्या इससे एनवायरमेंट पे नुकसान नहीं पड़ेगा? एनवायरमेंट को इससे नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है पहले एनजीटी से। तो एनजीटी ने भाई कह दिया है एनवायरमेंट को कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचने वाला, थोड़ा बहुत पड़ेगा असर, वो हर जगह पे पड़ता है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो एनजीटी ने सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को क्लियर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो भी चैलेंजेस थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये एनजीटी कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रेटेजिक है डिफेंस पर्पज से और देश की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अब यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं बचती है कि हम इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करें। अब जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए। तो ये सारे अप्रूवल कंप्लीट हो गए हैं, ये अभी तक का अपडेट है। फिर एग्जामिनेशन के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, जस्ट ये मैं आपको समझा ही चुका हूं पहले भी। आइए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हम लोगों ने लोकेशन अभी देखा मैप में। इसमें हम क्या बनाने वाले हैं दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे सबसे पहले एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल शिपिंग हब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों पास में स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या करता है, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करता है। तो इससे होगा क्या, इससे यहाँ पर दुनिया भर में जो रूट है, जो ट्रेड रूट है वो बना रहता है, दुनिया भर में व्यापार इस जगह से होता है। तो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मानना यह है गवर्नमेंट का, आज इस रीजन में लगातार चाइना का प्रेजेंस बढ़ता चले जा रहा है। चाइना ने म्यांमार में लगातार इन्वेस्टमेंट किया है और म्यांमार में जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा जा रहा है, कोको आइलैंड्स के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ टापू वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई हमें भी अपनी इस एरिया को सिक्योर करना होगा, तो भारत को अपना प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ाना होगा। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है। अभी हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात कर रहे थे, ये है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करता है। दुनिया भर के जहाज इसी रास्ते से जाते हैं, पास होते हैं, इसी रास्ते से इधर से आकर वापस यूरोप की साइड में जाते हैं। तो व्यापार होता है, मेजर कंट्रोल हब है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इस वजह से हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे अपना दबदबा कायम करने की ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये नेशनल इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं? इससे इंडो पैसिफिक के अंदर में भारत का प्रेजेंस बढ़ेगा। अब ग्रेट निकोबार में क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, उसके अलावा एयरपोर्ट हो गया, टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट, कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हो गए जिसको हम लोग यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो एनजीटी ने सारे अप्रूवल फाइनल कर दिए हैं कि भाई सब इजाज़त मिल चुकी है, काम शुरू करो। तो एनजीटी क्या है, एनजीटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से अलग से उसको बनाया जाता है। तो एनजीटी को बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। तो एनजीटी ने यह भी कह दिया है भैया प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, है ना, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स का ध्यान रखा जाएगा और अब भी कोई ऐसा कारण नहीं है कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए, और यह प्रोजेक्ट हर एक प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन को फुलफिल करता है, ये हमारे एनजीटी का कहना है। लेकिन जो हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो अपनी चिंताओं को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है एनजीटी ने पास कर दिया, लेकिन ये बताओ भाई अंडमान वाले रीजन में ढेर सारे कोरल रीफ प्रेजेंट हैं, यानी वहां पे जो समुद्र का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, अंडमान सी है पास में, उस समुद्र के हिस्से में समुद्र के अंदर रंग बिरंगी जीव पाए जाते हैं, कोरल्स। और उस कोरल के ऊपर में बहुत बड़ी समुद्र की जो कह सकते हैं मछलियों की प्रजातियां हैं वो उस पर निर्भर रहती हैं। तो कोरल्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? कोरल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ किया है? एनजीटी कह रहा है कि देखो प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया है, बट कोरल को रीजनरेट करेंगे, कुछ साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके कोरल्स को वापस से रीजनरेट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कहा जा रहा है टर्टल नेस्टिंग साइट्स का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अंडमान और निकोबार या ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो वहां पर एक टर्टल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लेदर बैक टर्टल्स, जो बहुत कमी से दिखाई देते हैं।
तो इन लेदर बैक टर्टल्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है हमें, ये ध्यान है, मतलब इस पे क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो सकता है, इसी एरिया में पाए जाते हैं, आप ये एरिया भी खत्म कर दो, इनका घर समाप्त, इनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। फिर बात आती है कोस्टल रेगुलेशन जोन की, कि कोस्टल रेगुलेशन जोन हमारे नियम है, और नियम क्या करते हैं वो, कि जो तट के किनारे हिस्सा है यानी समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, यहां पर लिमिटेड डेवलपमेंट होगा उस एरिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए, कि वहां पर अगर हमने कुछ लगाया तो एनवायरमेंट पे अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उस एरिया को इजाजत नहीं मिलेगी, उस प्रोजेक्ट को इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या है, बोल दिया गया कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका कोई भी हिस्सा कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर में नहीं आता है, यानी कंप्लीटली सेफ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो लगाओ जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करो। फिर बात आती है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की, कि जब सर्वे किया गया, क्योंकि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि किसी एरिया में हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो भविष्य में उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस एरिया की आबादी के ऊपर में। तो जो भी पेटिशनर्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि भैया ईआईए पहले हो चुका है, लेकिन ईआईए जो किया क्या है वो केवल एक सीजन का किया गया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मौसम चेंज होता है, तो एक सीजन में इंपैक्ट क्या पड़ेगा बस वो बता दिया गया। अब बाकी सीजन का हमें नहीं पता कि सर्वे क्या कहता है, तो एनजीटी कह रहा है भाई कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, एनजीटी फुल सपोर्ट में, एनजीटी कह रहा है, गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, एनजीटी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये जो 3 सीजन का डेटा है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इस केस में एक सीजन में फर्क नहीं पड़ रहा है तो बाकी 2 सीजन में कोई और फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हैं। तो ये एनजीटी का स्टेटमेंट हो गया। फिर ट्राइबल पीपल की जब हम बात करते हैं तो हमने ये देखा कि आज कोरल्स वहां पे प्रेजेंट है, लेदरबैक टर्टल प्रेजेंट है, उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों वो है ट्राइबल एंड लोकल ओपोजिशन। वहां पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर में एक निकोबारीज ट्राइब रहती है, स्केड्यूल ट्राइब्स है, दूसरे शोम्पन ट्राइब रहते हैं। इवन शोम्पन ट्राइब तो और खतरे में है, ये पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसी जनजातियों का समुदाय जो बहुत खतरे में है, जिनकी पॉपुलेशन लगातार घटती चली जा रही है, वो भी और नुकसान में आ जाएंगे। जब वहां पे प्रोजेक्ट लगना शुरू होगा तो ये शोम्पन ट्राइब्स जाएंगी कहां पर, ठीक है। तो कंसर्न यही है कि भैया फॉरेस्ट के अधिकार जो उनको मिले हैं वो अभी तक सेटल नहीं करे गए, इन लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, बड़े लेवल पर कल्चरल लॉस हो सकता है, लोगों की जो ये पूरा समुदाय है वो समाप्त हो सकता है। तो इस चीज के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन देती है कि भाई इनके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट बिल्कुल सिक्योर है, स्ट्रेटेजिक है, देश की जरूरत है, कोरल रीफ की प्रोटेक्शन हम करेंगे, कोई भी यहां पर तट पे नुकसान नहीं होगा, नेस्टिंग बीचेस को हम बचाएंगे, टर्टल के ऊपर हम काम करेंगे, ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन हम करेंगे। तो गवर्नमेंट सारी चीजें कह रही है कि सब कुछ हम करने वाले हैं, प्रोटेक्शन देने वाले हैं, प्रोटेक्शन की टेंशन मत लो, अब बस खाली ये प्रोजेक्ट लगने दो, समझ रहे हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की कहानी है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर, जो भी अपडेट है वो सब हमको मिल चुका है। तो मेन कोर फैक्ट्स आप समझ चुके हैं रिवीजन पॉइंटर्स के थ्रू, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है, ये रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिया जा रहा है ताकि भविष्य में कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप आराम से ईजिली रिवाइज कर सकें। तो अब प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन कौन सी लीगल बॉडीज आज के समय पर शामिल है इस पर्टिकुलर केस में, और एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, हमारे एनवायरमेंट को लेकर क्या क्या चिंता है, कोरल रीफ प्रोटेक्शन, लेदरबैक टर्टल, सोशल इश्यूज क्या हैं, जो हम लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात की है उसके बारे में। बाकी ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। इसमें लेदरबैक टर्टल पाया जाता है गैलेथिया बे में, याद रखिएगा। निकोबार मेगापोड एक रेयर बर्ड है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये भी आपको पता है, ये बीच में एक पर्टिकुलर चैनल से सेपरेट होते हैं जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में शोम्पन ट्राइब, निकोबारीज ट्राइब्स पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है इसके बारे में भी, तो याद रखिएगा। बाकी और कुछ नहीं है। इंदिरा पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखिए यह है यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ से सवाल बन चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पन ट्राइब फाउंड, ये पूछ लिया गया इन चारों में से बताओ कौन सी जगह पर शोम्पन ट्राइब पाई जाती है, एंड द आंसर इज निकोबार आइलैंड, यहीं पर तो शोम्पन ट्राइब्स पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया 2014 में, साल 2014, एक और हमारा इंटरेस्टिंग सा PYQ, और क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल, इन ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें 2 आइलैंड प्रेजेंट है और 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। हमने डिस्कस कर रखा है, अंडमान निकोबार के बीच में से 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है इन दोनों पर्टिकुलर आइलैंड्स को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई होप आप यहां पर प्रिपेयर हो, अगर कोई अगला प्रश्न आएगा तो उसके लिए। लेदरबैक टर्टल का IUCN वगैरह एक बार अपनी तरफ से देख लेना, वो बहुत जरूरी है, वहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला आर्टिकल बात करता है ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन स्टील के बारे में।
तो दोस्तों आपने स्टील के बारे में ज़रूर से सुना है भाई, ये स्टील आज कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब ये जो पर्टिकुलर स्टील है दोस्तों, ये स्टील दो तरीके से बनता है। एक तो यहाँ पर स्टील जो नॉर्मली आज हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल स्टील भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल स्टील का किस्सा क्या है? ट्रेडिशनल स्टील का दोस्त किस्सा यह है कि ये जो स्टील बनती है इसमें बहुत सारा प्रदूषण होता है, बहुत सारा कोकिंग कोल जिसको बोलते हैं, कोयला, उसका इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है, फिर जाकर यहाँ पर ये स्टील बनती है। तो आज यहाँ पर एक कह सकते हैं नई टेक्निक के ऊपर काम करने की बात की जा रही है, वो है ग्रीन स्टील, कि ऐसी स्टील बनाना शुरू करो जिससे प्रदूषण ना हो, क्योंकि ये स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। और अगर हमने स्टील के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो समझो मेजॉरिटी ऑफ बेसिस पे आप पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगोगे। वो बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की जा रही है। आगे मैं आपको समझाऊंगा बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से, आपको एक एक बात समझ में आएगी। लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने ये सारे के सारे पीडीएफ्स देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक शानदार सा पीडीएफ जिसमें आपका आर्टिकल भी है, इस आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं, इस आर्टिकल के बने हुए नोट्स हैं, इससे ज़्यादा काम के ये नोट्स हैं। ये सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये सारा का सारा कंटेंट आपको कहां पर मिलेगा? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट अभी के लिए बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना है, यहां पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। जो आपको ग्रुप पेड ग्रुप में जब ऐड हो गए ना, तो आपका अमाउंट जो ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो हाथों हाथ रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पुराने सभी पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। तो ग्रुप में जब आप ऐड हो गए, पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे और नए पीडीएफ जो अब से मिलने शुरू हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत 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 हेल्पफुल ये होने वाला है। चलिए दोस्तों आते हैं अभी हम लोग वापस से ट्रैक के ऊपर में कि आर्टिकल में क्या बात हो रही है। सुनिएगा आर्टिकल में राइटर साहब एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल कहता है कि भाई भारत की जो जर्नी है नेट जीरो एमिशन की तरफ बाय 2070, यानी इंडिया ने दुनिया के सामने वादा कर रखा है। वादा यह है कि भाई 2070 के बाद में भारत कोई प्रदूषण नहीं करेगा। तो जब वादा किया है तो हमें ये वादा पूरा करना होगा। तो भारत की जो ये जर्नी है ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर में, कि भाई हम किस तरीके का नेचर अपना रखते हैं। ऐसा है कि वादा कर दिया हमने, लेकिन उस वादे को निभाने के लिए कोई एक्शन प्लान अगर इंडिया में नहीं लिया जा रहा है तो समस्या है। तो इसीलिए यहां पर बात यह है कि अगर हम जो ट्रेडिशनल स्टील का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज स्टील बन रहा है पुराने तरीके से, उसमें कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है। तो आपका ये वाला टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा अगर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम? शुरुआत यहां से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल स्टील के कॉन्सेप्ट को शिफ्ट कर दो ग्रीन स्टील की तरफ। एक ऐसा स्टील जिसमें कार्बन एमिशन कम होता है, यानी कि प्रदूषण कम होता है। तो ये पॉलिसी हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अब क्वेश्चन यह है कि राइटर साहब ने स्टील को ही क्यों टारगेट किया? दुनिया भर के बहुत सारे इंडस्ट्रीज के थ्रू बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो राइटर साहब कहते हैं भाई सुनो, स्टील जो है ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सोर्स है ऑफ एमिशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में गाड़ी मोटर हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल सोर्सेज की जब बात आती है तो स्टील ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। और अगर हमने स्टील सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर दिया तो समझ जाओ आने वाले समय पर बहुत सारे गेट हमारे लिए खुल जाएंगे। क्लाइमेट गोल्स की तरफ हम आगे बढ़ने लगेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे और पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लीन सेक्टर की तरफ बढ़ चुका होगा। अब राइटर साहब कहते हैं कि आखिरकार कैसे ये जो ग्रीन स्टील है ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है उसके पीछे का रीजन समझो। जो नॉर्मल स्टील है जो आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मेजर एमिशन का सोर्स है। जो नॉर्मल स्टील प्रोड्यूस होती है दोस्तों, ये एनर्जी इंटेंसिव है, बहुत सारे एनर्जीज के पीछे लगती है, उसके बाद स्टील प्रोड्यूस होती है। इसमें हम लोग कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का? कोकिंग कोल का। कोकिंग कोल क्या है? कोयला, जिसमें बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो स्टील की इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोकिंग कोल लगता है, बहुत सारा वाटर लगता है, तब जाके स्टील प्रोड्यूस होता है, स्टील बनता है। अब ये कोयला वगैरह जलेगा तो इससे क्या होगा? बहुत सारा कार्बन एमिशन होगा।
तो इसलिए बोला जा रहा है कि भैया नॉर्मल स्टील की जगह ग्रीन स्टील पे फोकस क्यों नहीं करते, क्योंकि ग्रीन स्टील बहुत जरूरी है। आपका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का वादा है आप उसको भी पूरा कर पाओगे, एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भी सपोर्ट कर पाओगे। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये तो समझा दिया कि इस पुरानी स्टील क्या है, ग्रीन स्टील थोड़ा डिटेल में समझाओ, ग्रीन स्टील भी क्या है। तो ग्रीन स्टील में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, ये हरी कलर की नहीं बनेगी। ग्रीन स्टील का मेन पर्पस यह है कि जब स्टील को बनाएंगे तो इसमें कोकिंग कोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सोलर एनर्जी से बन रही है, विंड एनर्जी से बन रही है, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज में लगाई जाएंगी जो कार्बन एमिट हो रहा है उस कार्बन को ये कैप्चर कर सके, तो प्रदूषण कम होगा। तो इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जब स्टील बनेगी, यानी स्टील बन चुकी है बिना कोई प्रदूषण करे, तो उसको ग्रीन स्टील कहा गया है। तो ग्रीन स्टील आर दोज स्टील विच आर प्रोड्यूस्ड विद द लो कार्बन एमिशंस, याद रखेगा, जिसमें से कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझे, पुराना पुराना मेथड है उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि कार्बन एमिशंस की जब भी डिस्कशन होती है, प्लीज याद रखिएगा, 1 टन स्टील को बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 1 टन स्टील प्रोड्यूस करते हैं और कोयले वाले प्लांट से स्टील बना रहे हैं तो लगभग 1.5 से लेकर 3 टन कार्बन एमिशन होता है। 1 टन स्टील को बनाने में 1.5 से 3 टन कार्बन एमिट हो रहा है, कार्बन रिलीज हो रहा है। तो स्टील का जो प्रोडक्शन आज के जमाने में हो रहा है, इससे दुनिया भर में जितना भी प्रदूषण हो रहा है 10% का कंट्रीब्यूशन, 8 से लेकर 10% का योगदान स्टील सेक्टर से आ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा सेक्टर है ये, कि अगर इसको डील कर लिया तो एक मेजर जो चंक होता है ना प्रदूषण को कंट्रोल करने का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो क्वेश्चन यह है कि जब पता है इतना सब कुछ, तो हम क्या कुछ कर नहीं रहे, गवर्नमेंट के कोई एफर्ट्स लग नहीं रहे? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ढेर सारे एफर्ट्स लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का इनिशिएटिव है, इन्होंने 14 टास्क फोर्स बनाए, इंडस्ट्रियल लीडर्स को साथ में लेकर आए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर आए, एक रोड मैप डिजाइन किया है इन्होंने कि किस तरीके से हम स्टील सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, यानी स्टील सेक्टर में से ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर वैसे ही ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, प्लीज इसको याद रखिएगा, एक नया रेटिंग सिस्टम मार्केट में आ चुका है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। जैसे आज खाने पीने की चीज़ों पे न्यूट्रिशन लेबल लगा रहता है ना, 3 स्टार ज़्यादा बढ़िया नहीं है खाने में, मतलब इसमें ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है। 5 स्टार, 5 आउट ऑफ 5 स्टार, मतलब ये इसमें अच्छा, ये न्यूट्रिशियस खाना है, पोषण भरपूर खाना है। तो इस तरीके का रेटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है जो कार्बन न्यूट्रिशन लेबल दिखाएगा स्टील के लिए। 3 स्टार है मतलब कहीं ना कहीं प्रदूषण हुआ है इस स्टील को बनाने में। 5 स्टार यानी कि भाई ये लो कार्बन एमिशन के थ्रू बनी है, नहीं कोई प्रदूषण नहीं हुआ है, तो ये स्टील की स्टैंडर्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके की नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, लेकिन क्या ये बहुत बड़े लेवल पर आ चुकी हैं? नहीं। तो राइटर साहब यही कहते हैं इसमें चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से हमें उभर कर निकलना पड़ेगा, जरूरी है अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अचीव करना है। तो सबसे पहली चुनौती हमारे पास में क्या है? सबसे पहला चैलेंज वो है ग्रीन प्रीमियम। क्योंकि दोस्तों जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है ग्रीन स्टील को बनाने में, क्योंकि नॉर्मल स्टील जो बन रहा है उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, यही पुराना मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला लाते हैं, कोकिंग कोल लाते हैं, कोकिंग कोल जल रहा है, स्टील बन रही है, प्रदूषण हो रहा है। तो जैसा काम पहले होता था नॉर्मली वैसा सब कुछ चल रहा है। तो दिक्कत क्या है? अगर हम ग्रीन स्टील पे काम करेंगे ना तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा इन इंडस्ट्रीज को। और ये जो इंडस्ट्रीज आपको लगता है एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहेंगी, उनका अल्टीमेट पर्पस ही प्रॉफिट मेकिंग है। तो कॉस्टली क्यों है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कॉस्ट खर्च होगा, सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर कॉस्ट खर्च होना शुरू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो मैन्युफैक्चरर्स को ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट करने में इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई अगर ग्रीन स्टील की तरफ जाओगे तो इसके लिए बहुत सारा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल यही आर्ग्यू करता है कि गवर्नमेंट इस पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट कर सकती है, जिसके माध्यम से हम जल्द से जल्द ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये कैसे? जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्टील परचेज करती है इन इंडस्ट्रीज से, क्योंकि सरकारी बहुत सारे काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट स्टील का इस्तेमाल करती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ग्रीन स्टील की डिमांड कर सकती है कि भैया हमको ग्रीन स्टील चाहिए।
तो डिमांड बूस्ट होगी मार्केट में, और जैसे ही डिमांड बूस्ट होगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम होना शुरू हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडर है। सरकार ने इस बार बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बढ़ाया भी है। तो ये कह रहे हैं कि जो आज हम लोगों के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 18% तो स्टील का इस्तेमाल होता है। इवन यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 30% ग्रीन स्टील प्रीमियम, या केवल कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के कॉस्ट में इंक्रीमेंट करके हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन स्टील को प्रेफर कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक बर्डन होगा वो मैनेजेबल होगा, बड़े स्तर पे काम हो रहा है, रेलवेज के लिए काम हो रहा है, हाईवेज के लिए काम हो रहा है, पब्लिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो रहा है। तो इन सेक्टर्स में काम होगा तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो मैनेज किए जा सकेंगे। तो गवर्नमेंट है जो यहां पर इसकी डिमांड करेगी और इसकी डिमांड को बूस्ट करेगी मार्केट में, और डिमांड बूस्ट होगी, इस इंडस्ट्री में काम होना शुरू हो जाएगा, ग्रीन स्टील को लोग प्रेफर करना शुरू करेंगे, ये इंडस्ट्रीज खर्च करना शुरू करेंगी, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगी कि सरकार ग्रीन स्टील खरीद रही है तो हम ग्रीन स्टील बनाएं भाई। समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स का, ये हमें करना ही होगा। ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं कि हमारे पास में चॉइस है कि हम ग्रीन स्टील हमारी मर्जी बनाए ना बनाए, दुनिया प्रदूषण कर रही है, हम भी प्रदूषण करेंगे, दिक्कत क्या है। आपको करना ही पड़ेगा ग्रीन स्टील की तरफ, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। कारण पता है क्या है, आज इंडिया का जो बहुत सारा स्टील है जो एक्सपोर्ट होता है, ये कहां पे होता है, यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, यूरोप वाले खरीदते हैं। लेकिन यूरोप वाले नया नियम लेकर आ चुके हैं, इसी साल 2026 से लागू होगा। और वो नया नियम क्या है, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि हम दुनिया भर में से अगर किसी भी कंट्री से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, तो ये कह रहे हैं हम चेक करेंगे कि जिस जिस सामान को बनाने के पीछे अगर प्रदूषण हुआ है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा है, तो उस पर हम ज्यादा टैक्स वसूलेंगे। तो यूरोपियन यूनियन, अगर हम लोग स्टील वो वाला पुराने तरीके से जो बना रहे हैं प्रदूषण कर कर, अगर वो वाला स्टील यूरोपियन यूनियन को बेचेंगे तो यूरोपियन यूनियन उस पर कार्बन टैक्स लगाएगा, हमारा स्टील महंगा हो जाएगा यूरोप में। और अगर कोई हमारे आसपास का पड़ोसी देश, दूसरा कंट्री ग्रीन स्टील बनाकर बेचेगा यूरोप को, तो यूरोप उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, तो वो वाला स्टील यूरोप में सस्ता बिकेगा। अब जो सस्ता बिकेगा लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, हमारे वाले की डिमांड कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री गिरना शुरू हो जाएगी, स्टील इंडस्ट्री डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, भारत को ग्रीन स्टील पे खर्च करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी बोली जा रही है, इकोनॉमिक प्रेशर होता है कोकिंग कोल का, ये हमारे लिए सही भी है। सही क्यों है, आप कहोगे सही क्यों है, सही इसलिए है क्योंकि दोस्तों भारत बहुत सारा कोकिंग कोल का इस्तेमाल करता है स्टील को बनाने के लिए, और वो कोकिंग कोल में हम ढेर सारा कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं। हर साल 50 मिलियन टन से ज्यादा कोकिंग कोल मंगाया जा रहा है बाहर विदेशों से, जिससे व्यापार में एक इंबैलेंस क्रिएट होता है। हम इंपोर्ट तो बहुत सारा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, इंपोर्ट बिल हर साल बढ़ता चले जा रहा है। तो ये निर्भरता को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब सेक्टर्स में ग्रीन स्टील बहुत मदद कर सकता है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भरता कम कर सकता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हमारी मजबूत कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी चैलेंजेस के ऊपर, कि दिक्कत क्या है कि सर ठीक है अब ये समझ में आया, तो मतलब हमें ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन क्या आसान है बढ़ना? अगर आसान होता तो अभी तक आ नहीं गए होते, ग्रीन स्टील को प्रेफर नहीं कर रहे होते। इसमें प्रॉब्लम रहेगा वेरिफिकेशन का, कि भाई विश्वास का, कैसे हम मापेंगे ये ग्रीन स्टील है, स्टील तो बनकर आ गया है ना, अब कैसे पता कि इसके पीछे प्रदूषण हुआ है नहीं हुआ है? तो ऑथेंटिफिकेशन का थोड़ा सा प्रोसेस मजबूत करना होगा, टेंडर का इशू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्टैंडर्ड रिकग्निशन को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। तो ग्रीन स्टील अभी तक कोडिफाई नहीं किया गया क्वालिटी के बेसिस पे, तो क्वालिटी के बेसिस पे आने वाले समय पर हमें क्यूआर कोड या फिर दूसरा और सर्टिफिकेशन इस्तेमाल करना होगा कि भैया स्टील बन रही है तो इसको इस तरीके से सर्टिफाई करना जरूरी है। बाकी इंडिया में अगर डिमांड बढ़ानी है तो भारत सरकार पीएलआई स्कीम, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी कि इन स्टील को परचेज कर सकती है। इसके माध्यम से ग्रीन स्टील को ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है, और इसके लिए इंडिया में बहुत सारे मंत्रालय हैं जो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और अचानक से ग्रीन स्टील की डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से मंत्रालय हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अब क्वेश्चन यह है इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है? भारत के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस यह है कि नेट जीरो टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे, कार्बन टैरिफ से बच पाएंगे जो यूरोप हमारे ऊपर लगाने वाला है, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट से बच पाएंगे, कोकिंग कोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से बनाएंगे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया, मेड इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। जो भी बातें बताई गई इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स।
ठीक है, इसमें हमने अभी डिस्कस किया कोर थीम क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो ग्रीन स्टील को प्रमोट कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है कॉपर क्रंच के बारे में कि भाई कॉपर आज दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके सामने यह है वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल। ये पिछले 2 महीनों में चौथी बार कॉपर न्यूज़ में आ चुका है। तो आप इमेजिन कर लेना, यूपीएससी वाले हो सकता है कॉपर को लेकर कोई क्वेश्चन छाप कर दे दें कि बताओ भैया ये कॉपर न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए ये बात जो हमने पूछी है। चलिए इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूटे ना, और भविष्य में कोई क्वेश्चन आपको कॉपर के रिगार्डिंग मिले तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएं। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कॉपर इज प्राइसिंग स्कैरसिटी एट अ टाइम ऑफ प्लेंटी। आप कहोगे सर देखो इकोनॉमी में एक चीज होती है, इकोनॉमी में हम देखते हैं महंगाई क्यों बढ़ रही होती है। महंगाई के पीछे का एक रीजन जो होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। एक प्रकार होता है वो, जिसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? ऑब्वियसली बढ़ने लग जाएंगे। वो प्रोडक्ट हो गया महंगा, लो हो गया इन्फ्लेशन। समझे इस चीज को? अब दोस्तों एक और चीज है इसमें, एक और चीज क्या बताई जा रही है कि ये तो एक तरीका है, लेकिन कॉपर के केस में सब उल्टा पुल्टा है। ये कह रहे हैं कि कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं, कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं और सप्लाई पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। कॉपर की सप्लाई भी बढ़ रही है। बहुत सारा कॉपर इकट्ठा कर रहे हैं अलग अलग देश। यूएसए कॉपर जमा कर रहा है, चाइना कॉपर जमा कर रहा है, यूरोप भर भर के कॉपर जमा कर रहा है। क्यों? रीजन दोस्तों इसके पीछे का एक छोटा सा इकोनॉमिक रीजन है, वो है स्पेक्यूलेटर्स ग्रेटर एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। इन सब कंट्रीज को यह लग रहा है कि आने वाले समय पर कॉपर की डिमांड गोल्ड की तरह होने वाली, जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़े वैसे कॉपर के प्राइसेस भी आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो क्यों ना अभी से स्टोर करके रखा जाए। डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सप्लाई में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इसको स्टोर करके रख रही हैं, स्टोर कर करके रख रही हैं, स्टोर कर करके रख रही हैं। इसकी वैल्यू अचानक से बढ़नी शुरू हो गई और इसके प्राइसेस भी यहां पर साथ ही साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि दुनिया भर में कॉपर की डिमांड वाकई में आने वाले समय पर दुगनी तुगनी हो जाएगी। आने वाले 10 सालों बाद आप समझना कॉपर की डिमांड मैसिव होने वाली है। कारण है आज हम प्रदूषण से बचना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए बैटरीज की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज में कॉपर हमारी बहुत हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो कॉपर क्रूशियल क्यों है? क्योंकि दोस्तों कॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर से भी ऊपर है एक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया फ्लो होती है, वो सिल्वर है। लेकिन भाई क्या चांदी खरीद पाएगा इंसान? ठीक है, सिल्वर की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? तो कॉपर हमारे पास में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और आज इस कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग केबल, चार्जिंग स्टेशन, पावर ट्रांसमिशन ग्रिड, सभी जगह पर कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 4 से 5 गुना ज्यादा कॉपर चाहिए होता है, समझ जाना, पुराने नॉर्मल कन्वेंशनल व्हीकल्स के कंपैरिजन में। तो बात यही है कि भाई दुनिया भर में कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई साइड में थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, सप्लाई साइड में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा मत समझना कि सप्लाई भी बहुत मैसिव ग्रो करी है, नहीं। सप्लाई में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ रहा है। लेकिन एक अनुमान पता है क्या कहता है? अनुमान यह कहता है कि 2016 से 24 में आप देख पाओगे तो कॉपर की डिमांड मैसिवली ग्रो की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल एक समय पर यानी 2016 में 0.5 मिलियन के आसपास कितने व्हीकल्स बिके थे, और अभी 2014 में 17 मिलियन के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं। फिर एक दूसरा डेटा कहता है कि आने वाले समय पर, एक समय था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, बट आज के समय पर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कॉपर की डिमांड भी बढ़ी होगी, कॉपर चाहिए, है ना। और दुनिया में बहुत सारा जो कॉपर है उस कॉपर को कंट्रोल करता है चाइना भी, समझ रहे हैं ना। तो चाइना भी बहुत सारा कॉपर कंट्रोल करता है। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर कॉपर का शॉर्टेज थोड़ा बहुत भी हुआ, जिसको हमने कॉपर क्रंच बोला है, कॉपर शॉर्टेज अगर हुआ तो दोस्तों कॉपर के प्राइसेस और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और आने वाले समय पर देखो ये प्रोजेक्ट सप्लाई और डिमांड के गैप के बीच में क्या फर्क है वो दिखाता है
कि 2024 में छोटा बहुत फायदा हुआ था। 2026 में आप देख पाओगे कॉपर की जो डिमांड है, 2026 की बात कर रहा हूं, ये डिमांड 30 मिलियन टन रहेगी, सप्लाई 28 मिलियन टन रहेगी, यानी सप्लाई फिर भी कम रहेगी। और कोई प्रोडक्ट जिसकी डिमांड ज्यादा है उसमें सप्लाई कम है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और 2030 में तो अनुमान क्या है, अनुमान यही है कि भैया 2030 में ये गैप और बढ़ जाएगा, ये डेफिसिट गैप 8 मिलियन टन के हिसाब से जाएगा। यानी डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम भविष्य में। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने अभी से स्टोर करना शुरू कर दिया है। दैट इज वाई कॉपर के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए। आज कॉपर के प्राइसेस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या, एक सेकंड को आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन के लिए वो है कॉपर इंडस्ट्री। प्लीज दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ये जो डेटा मैं अब आपको देने वाला हूं इसे पढ़कर जाइएगा। यहां से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। तो रिसेंटली मतलब इतिहास में ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर कॉपर जा चुका था। इतिहास में कॉपर के प्राइसेस इतने ज्यादा हाइयर कभी नहीं हुए जितने रिसेंटली हमने देखे हैं जनवरी के महीने में। समझे? तो आगे सुनो दोस्तों, जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर दो मेन प्रकार से या दो मेन फॉर्म में हमको मिलता है। एक तो होता है नेटिव यानी फ्री कॉपर, जो प्योर मेटेलिक फॉर्म में हमको मिल जाता है। एक होता है कॉपर और मतलब चट्टान रॉकी फॉर्म में मिलता है। उसमें हमें फिर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम उसे एक प्योर कॉपर का फॉर्म देते हैं। तो कॉपर ओर की जब बात आती है तो ओर में आता है कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, बोर्नाइट, ये सारे के सारे यहां पर कॉपर के ओर्स हैं। और इसमें से जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ओर है वो है कैल्कोपाइराइट। और मतलब समझ गए ना, एक रॉ फॉर्म में है, रफ फॉर्म में है। जैसे डायमंड वगैरह, हीरा वगैरह होता है, चट्टान के फॉर्म में होता है, उसमें कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, उसके बाद डायमंड का रूप दिया जाता है। वैसे ये कॉपर ओर्स हैं, रॉ फॉर्म में ओर्स उसको बोलते हैं। तो कैल्कोपाइराइट मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा दुनिया भर में पाया जाता है। सर दुनिया कॉपर के पीछे क्यों लगे पड़ी है? रीजन आपको पता चल चुका है। रीजन नंबर 1 इज हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर के बाद कॉपर, जिसमें बहुत अच्छी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की फीचर देखने को मिलती है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉपर इज मलिएबल एंड डक्टाइल। कॉपर नरम है भाई, उसको ठोक ठाक के कैसा भी शेप दिया जा सकता है। इसीलिए कॉपर से पतली पतली वायर्स बनाई जाती हैं और उन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तीसरा, कॉपर इज कोरोशन रेसिस्टेंट। ठीक है, कोई यहाँ पर जंग वगैरह की दिक्कत आती नहीं है। कॉपर का सबसे बड़ा एक एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी है वो है इट इज 100% रिसाइकलेबल विदाउट एनी लॉस ऑफ क्वालिटी। यानी कॉपर को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। कॉपर का इस्तेमाल कर लिया, उसे फेंक दो, फेंकना नहीं है, उसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हो और 100% उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आया जा सकता है बिना उसकी क्वालिटी पे कोई असर पड़े। यह है कॉपर का इंपॉर्टेंस। नाउ अब क्वेश्चन आता है मेजर कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्लीज याद रखिएगा। कॉपर के भंडार की जब बात आती है तो भारत में ये 3 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा कॉपर प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज राजस्थान, सेकंड वन इज मध्य प्रदेश एंड थर्ड वन इज झारखंड। इन तीनों में से भी मध्य प्रदेश यहां पर मेजर कोर स्टेट है। मध्य प्रदेश में एक माइन है जिसका नाम है मलंजखंड माइन। ठीक है, चर्चाओं में रहती है अक्सर। तो मलंजखंड माइन ये लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन है भारत के अंदर में, लार्जेस्ट कॉपर माइन इन इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है तो वो है मलंजखंड माइन। कॉपर रिजर्व्स की जब बात आती है, ये तो इंडिया में हमने डिस्कस कर लिया। तो इंडिया में मेजरली आपके 3 ही स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। मध्य प्रदेश इज द इंपॉर्टेंट वन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बात करेंगे, कॉपर रिजर्व्स कितने हैं, किस प्रकार से भंडार है, तो चिली इज द लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व। चिली नाम का जो देश साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, ये साउथ अमेरिका का मैप है दोस्तों, और यहीं पर आप देख पाओगे ये रहा चिली, एक पतली सी स्ट्रिप वे में कंट्री है। ठीक है, यहीं पर एक बहुत पॉपुलर डेजर्ट है जिसमें टेलीस्कोप वगैरह लगाए जाते हैं। ज़रा मुझे बताओगे उस डेजर्ट का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो कंट्री है चिली, चिली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है दुनिया में। चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है, रशिया है, लेकिन आते चिली के बाद हैं, तो याद रखिएगा। बाकी झारखंड में, मध्य प्रदेश में कॉपर के बारे में हमने डिस्कस किया। कॉपर की बेल्ट की जब बात आएगी तो राजस्थान में खेतरी नाम की जगह है, झारखंड में सिंघबम है, मध्य प्रदेश में मलंजखंड माइंस हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अब कॉपर का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, इसके एप्लीकेशंस वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सेक्टर में वायर, केबल, मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स, इनमें इस्तेमाल होता है।
उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रूफिंग शीट्स हो गई, प्लम्बिंग, हीटिंग सिस्टम हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वायरिंग हार्नेस, रेडिएटर, कनेक्टर्स में इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉपर का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा विंड टर्बाइन जनरेटर, मतलब हर एक पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ सभी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, और ये वही इंडस्ट्रीज हैं जो हमें प्रदूषण से छुटकारा दिलवा सकती हैं। तो कॉपर का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, भविष्य में इसका यूज और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई कॉपर प्राइसेस आर राइजिंग, बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ रही है। तो कॉपर के सप्लाई में अगर ज़रा सी भी दिक्कत आई, डिमांड तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है और आगे भविष्य में बढ़नी नहीं बढ़नी है, सप्लाई में छोटी मोटी भी इशू आती है ना दोस्तों, तो एकदम से इसके प्राइस ऊपर की साइड में हिट कर जाएंगे, जो एग्जैक्टली अभी के समय पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, यूपीपीएससी पीवाईक्यू 2022 उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन में 2022 में एक सवाल पूछा गया है। अब इस सवाल का आंसर वैसे आप दे नहीं पाओगे क्योंकि इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए पीवाईक्यू लगाया गया है ताकि यूपीएससी अगर इस क्वेश्चन से प्रेरित होकर कुछ नई चीज़ ऐड कर दे तो आप केपेबल हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, एक एसर्शन है, दूसरा उसका रीजन है। तो यहां पर बोला जा रहा है बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहता है चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो कहोगे सर ये तो सही है एसर्शन, ये तो अभी हम पढ़कर आए हैं, चिली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। सेकेंड एसर्शन कहता है एंडीज रीजन ऑफ नॉर्थ चिली, यानी नॉर्थ चिली का जो एंडीज रीजन, एंडीज की पहाड़ियां यहां पर फैली हुई हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट पाए जाते हैं पोरफिर कॉपर का। किसका? पोरफिर कॉपर का। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है? तो हाँ दोस्तों, ये भी सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर एजर्शंस आर द रीजंस आर द ट्रू। ठीक है, चिली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जो हमने डिस्कस किया, और चिली में भी कुछ मेजर कॉपर माइंस हैं। एक दो माइंस के नाम याद रखिएगा, पहली है एस्कॉन्डेडा, दूसरी यहां पर आप देख पाओगे शुकेमेटा, फिर है एल टेनेंच। ये कुछ यहां पर चिली की मेजर कॉपर रिजर्व्स हैं। रीजन की जब हम लोगों ने बात की थी तो प्लीज याद रखिएगा, चिली में जो कॉपर डिपॉजिट पाया जाता है वो है पोरफिर कॉपर डिपॉजिट, और पोरफिर कॉपर डिपॉजिट बड़ी मात्रा में मिलता है, इसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, लो ग्रेड क्वालिटी है, भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है और इसकी डिमांड भी है। तो ये पोरफिर कॉपर डिपॉजिट के बारे में याद रखिएगा, कॉपर का ग्लोबल लेवल पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अगले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की मांग कर रही हैं और सेपरेट सेंसस एंट्री की मांग कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज ये आर्टिकल आप सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल है। ये कहां पर है दोस्तों? आज के न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर आर्टिकल देखने को मिलेगा कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर डिमांडिंग सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर देम। अब ये सेपरेट क्लासिफिकेशन क्या है? अलग से सेपरेट जनगणना की बात कर रहे हैं। व्हाट आर दोज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नॉमेडिक ट्राइब्स, सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो कहोगे कॉपर के बारे में भी तो डिस्कस किया हुआ था। कॉपर के बारे में जनवरी में डिस्कस किया है, लगभग 25 जनवरी के पहले या उसके आसपास। लेकिन जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है इसको अभी इसी महीने डिस्कस किया है 5 फरवरी को। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि पूरा आर्टिकल पढ़ चुका हूं तो एक छोटा सा भी बदलाव नहीं है इसमें। हम 15-20 मिनट लगा देंगे बेफालतू में, हम लोग अपने वीडियो के लेंथ को बढ़ा रहे होंगे, वो अपना पर्पज़ नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी नए लोग हैं इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो 5 फरवरी के वीडियो को देख लीजिए। 5 फरवरी 2026 द हिंदू बाय दीपा यादव लिख देना, यही आर्टिकल मिलेगा सेम जो आज अखबार में प्रेजेंट हुआ है। मैंने बोला ना आज न्यूज़पेपर थोड़ा सा रिपीटेड टॉपिक्स है। एआई समिट को लेकर एक आर्टिकल है, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है कि भाई एआई समिट पर भारत बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंस को भारत समझ रहा है, वो सब चीज़ें उसमें डिस्कस की जा रही है। अगेन मतलब नॉट दैट रियली इंपॉर्टेंट। कुछ नई चीज़ें आएंगी, उसको उसमें मैं सेपरेट चीज़ों को अपडेट करूंगा, उस अपडेशन के हिसाब से आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। अभी प्लीज इतना ही याद रखना है, इस वाले टॉपिक का कवरेज कहां से करना है? 5 फरवरी 2026 बाय दीपा यादव एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है, एक एक पॉइंट देख लो चाहो तो कि ये डिस्कस किया है या नहीं किया है। वेलफेयर बोर्ड नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए बनाने की बात की गई थी लास्ट ईयर, इसमें पुराने पिछले साल के जितने भी आर्टिकल हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रिगार्डिंग
पिछले साल जुलाई से जितने भी टॉपिक है वो डिस्कस किए हैं, एक PYQ भी सॉल्व करवाया साल 2019 का। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही है, इतना ही आपने पढ़ना है। सेशन को हम लोग करते हैं समाप्त। बाकी आप में से जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अपने इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिल सके। और मेक श्योर करें यार, वीडियो पे लाइक का बटन होता है, उसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उसको प्रेस करके वीडियोस की जो रीच है वो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ सकती है आगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।